नमस्कार दोस्तों, मैं सुभद्रा कुंडली ज्ञान से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल, महाकाल बाबा की कृपा आप सभी पे बरसे। आज हम लोग का टॉपिक है यहाँ पर राहु और केतु। राहु और केतु की हम लोग चर्चा बाद में अच्छे से और करेंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ उससे जुड़े, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डर होता है कि राहु है हमारी कुंडली में इस भाव में बैठा हुआ है, ये केतु हमारी कुंडली में इस भाव में बैठा हुआ है, तो उसके लिए उनके दिमाग में जो डर या फितूर है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि राहु और केतु हमेशा बुरे प्रभाव को देने वाले नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस लग्न में किस भाव में बैठे हैं। आपको ये पता है क्या कि राहु भी बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं, आपको बहुत धनी माला माल कर सकते हैं, और केतु जो कि आपको अध्यात्म से जोड़ते हैं, वो हर हालत में आपके साथ फिर कैसा बुरा कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छे से मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि राहु और केतु जो होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं। इनका अपना कोई वर्चस्व नहीं होता है, अपना कोई इनका मतलब राहु को हम लोग सर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर, ठीक है, और जो केतु है वो हमारा धड़ होता है। तो एक ही राक्षस के जब हम लोगों ने अगर पुरानी हम लोग कथाएं पढ़ेंगे, ज़्यादा ब्रीफ में मैं नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि आप सब लोग इसके बारे में और डिटेल्स में जानते होंगे, आपके घर पे भी सब लोग इस चीज़ का डिस्कशन करते होंगे कि राहु और केतु कौन है। तो आज हम लोग इसमें बहुत जल्दी से बात करेंगे कि राहु और केतु जो होते हैं वो बेसिकली उनका अगर प्रभाव आपके जीवन में होता है तो उससे हम किस प्रकार से या क्या उपाय करके हम उनसे बच निकलें। तो मैं आपको बार बार बताना चाहूँगी कि राहु और केतु हमेशा बुरे प्रभाव नहीं देते हैं। तो हम लोग मैं सुभद्रा कुंडली ज्ञान से, आप लोगों ने अभी तक, मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप लोग अपना फॉलो कर लें, इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ आगे और दे सकूँगी। आप लोगों ने हमेशा ये देखा होगा कि राहु और केतु जो हैं, ठीक है, लोग बहुत डरे हुए रहते हैं कि काल सर्प भी है हमारा। तो आपको पता है कि काल सर्प किस वजह से निर्मित होता है? ये भी राहु और केतु के कारण होता है। इस वजह से लोगों के दिमाग में और ज़्यादा डर बैठा रहता है, ठीक है। तो काल सर्प योग भी मुख्यतः 12 तरह के माने जाते हैं, ये नहीं कि एक ही तरह के हैं। तो बहुत से लोग काल सर्प योग से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या पता है ये कि जंगल में खतरनाक जानवरों के बारे में जो जानते हैं वो निश्चित ही बच निकलते हैं और रास्ता भी ढूंढ निकालते हैं। अब जंगल में खतरनाक जानवरों के बारे में जानना मीन्स कि राहु और केतु के बारे में यदि आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे तो यकीनन आप उससे बच भी निकलेंगे। हम आपको यहाँ पर राहु और केतु के चमत्कारिक जो अचूक उपाय बताएंगे आप अपनी कुंडली के अनुसार, क्योंकि मेरा मेन पर्पस ये है कि आप लोग खुद से कुंडली देखना सीख जाएं। जो लोगों की थोड़ी सी भी ज्योतिष में पकड़ है वो इजीली अपने आप को देख सकेंगे अपनी कुंडली में कि उनका प्रभाव उसके जीवन में किस प्रकार से आएगा। आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि राहु और केतु किस खाने में बैठे हैं, उसी खाने के उपाय करके आप इन दोनों ग्रहों के बुरे प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि किस प्रकार ये प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे कि किस प्रकार इनका आपके जीवन पे प्रभाव आता है। पहले हम लोग राहु की बात कर लेंगे, ठीक है। पहले इनके राहु के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि राहु और केतु जब भी जहाँ बैठे होंगे ये आमने और सामने ग्रह में होंगे। मैं हमेशा लग्न में, इसलिए कि हम लोग को भी शुरुआत करते हैं फर्स्ट कॉलम से, अपने लग्न से करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर राहु को बैठाया। और आप देखेंगे कि यहाँ जो केतु बैठे हुए हैं ये हमेशा आमने सामने, अगर राहु यहाँ होंगे तो केतु यहाँ होंगे, राहु यहाँ होंगे, हमेशा इनका आमना सामना होता है, ठीक है। तो इसका प्रभाव इन दोनों का आपस में एक दूसरे की वजह से ज़रूर पड़ता है, इसीलिए हमें उन दोनों का ही उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं राहु के नकारात्मक प्रभाव के बारे में, क्योंकि जब तक किसी चीज़ के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में हमें नहीं पता होगा तब तक हम उसके बारे में कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो राहु जो है, जैसे काला जादू, तंत्र, टोना, ये सब जो है ना राहु ग्रह अपने प्रभाव से करवाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मंत्र में तो चलो अपना आध्यात्मिक, जो तांत्रिक टाइप जो होते हैं या जो लोग तंत्र की तरफ जो चले जाते हैं उल्टा सीधा जो लोगों के, तो उन पर राहु अपना प्रभाव करवाता है। अचानक घटनाओं के घटने के योग के जो होते हैं वो भी राहु के कारण ही होते हैं।
राहु हमारे उस ज्ञान का कारक है जो बुद्धि के बावजूद पैदा होता है। ठीक है, जैसे अचानक कोई घटना देखकर कोई आइडिया आ जाना या अचानक उत्तेजित हो जाना। स्वप्न का कारक भी राहु है। जैसे किसी लोगों को राहु मतलब सपने में दिखाई देता है कि बहुत ही अजीब से भयावह सपने आते हैं, वो भी राहु का ही प्रकोप होता है। भयभीत करने वाले स्वप्न आना या चमक मतलब चौंक कर एकदम जो उड़ जाते हैं, वो सारे जो प्रभाव होते हैं वो राहु की वजह से ही होते हैं। शरीर में अकड़ने लगे एकदम, जैसे कंधे कभी भारी होने लगते हैं, सिर में बहुत सर्वाइकल की दिक्कत होती है, बेसिकली वो सब भी हमारे राहु की वजह से होते हैं। दिमाग में अनावश्यक तनाव घिर जाए, चारों तरफ से अशांति आपको नज़र आने लगे, घबराहट जैसा होने लगे, आपका दिमाग बहुत भ्रमित होने लगे, है ना। तो ये सारे रीज़न्स राहु की वजह से होते हैं। वैराग्य भाव या मानसिक विक्षिप्तता भी राहु के कारण ही जन्म लेती। लगता है कि अब हमारे संसार में कोई भी नहीं है, तो ये सब भी राहु के कारण ही होता है। बेकार के दुश्मन पैदा होना, मतलब कि आप भले चाहे किसी के लिए भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके लिए दुश्मन बन के वो हमेशा तैयार है, चाहे वो आपके घर में हो चाहे वो बाहर हो। बेईमान या धोखेबाज भी जो अपनी प्रवृत्ति में जो बन जाते हैं, वो भी राहु के प्रभाव से ही होते हैं। जो ज़्यादा मद्यपान करना, शराब, नशे की आदत डालना, ये सभी राहु के प्रभाव होते हैं। इसमें ये भी है कि जो व्यक्ति अति संभोग करने लगते हैं या सिर में चोट लग जाना होता है, ये सब राहु के अशुभ होने की निशानी होती है। ऐसे व्यक्ति की तरक्की की कोई भी गारंटी नहीं होती कि ये तरक्की करेंगे। इसमें इनको अपना इसके उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और राहु, यदि अब आप सोचेंगे कि राहु हमेशा खराब ही मतलब देता है रिजल्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहु का सकारात्मक प्रभाव, हर चीज़ के दो पहलू, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही राहु और केतु के दो पहलू होते हैं। सकारात्मक प्रभाव में जैसे व्यक्ति दौलतमंद बहुत ज़्यादा, क्योंकि राहु का अचानक से नेचर होता है कि कोई भी चीज़ देना वो अचानक से देना माफ़ करिएगा, तो व्यक्ति दौलतमंद होगा, कल्पना शक्ति बहुत तेज़ होगी, जिनका सकारात्मक प्रभाव जिनके राहु का होगा। राहु के अच्छा होने से व्यक्ति में श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर रहस्यमयी विद्याओं के गुणों का विकास होता है इनमें। इनका दूसरा पक्ष यह है कि इनके अच्छे होने से राजयोग भी फलित हो जाता है। और आमतौर पर जो पुलिस या प्रशासन में जो लोग होते हैं ना, वो इनका जो सकारात्मक प्रभाव होता है, जिनके राहु बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो इस पुलिस या प्रशासनिक सेवा में भी राहु वाले ही, अच्छे राहु वाले ही लोग जाते हैं। है ना बहुत फ़ायदे वाली बातें। अब आप लोग को थोड़ा सा डर कम लगने लगा होगा। आइए जान लेते हैं हम केतु के नकारात्मक प्रभाव। लाल किताब के अनुसार भी अगर हम लोग देखेंगे, या बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग की जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बुक्स वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे, या और भी सारे हम लोग अपने पुराने पुराणों में देखेंगे, उनका जिक्र है ग्रंथों में, बहुत कथाओं में, तो उसमें देखेंगे कि संसार में दो तरह के जैसे केतु होते हैं। पहला जो होता है वो कुत्ते की निशानी होती है। जो कुत्ता होता है ना, जो घर की हमारी रखवाली करता है, वो भी केतु है। और दूसरा चूहा, जो घर को खोखला करता है। देखिए अब इधर मैंने बात करी ना, दो तरह की संसार में, एक कुत्ता रखवाली करता है और घर को खोखला करता है। तो कुत्ते को और चूहे को जो है वो केतु का निशानी दी गई है। कुत्ता हमारी रखवाली कर रहा है, वो भी केतु है, और चूहा जो खोखला करता है वो भी केतु है। इसी तरह के मित्र और रिश्तेदार भी होते हैं। घर में यदि चूहों की तादाद ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि केतु का ही प्रभाव है। ये आपको स्पष्ट रूप से जान लेना है। ये सारे लक्षण मैं इसलिए आपको बता दे रही हूँ क्योंकि इससे आप लोग खुद जान पाएंगे कि हाँ क्या है। अगर आपकी रात की नींदें हराम हैं तो केतु का ही दुष्प्रभाव है। हाँ, धन अचानक से जो जुड़ा हुआ है, अनावश्यक आप उसे कहीं पर भी खर्चा कर दे रहे हैं, केतु का प्रभाव है। पेशाब की बीमारी होना, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आना, गृह कलेश भी जो बहुत ज़्यादा होते हैं वो भी केतु के कारण ही होते हैं। बच्चों से संबंधित परेशानी और अचानक से धोखा मिलना, ये सारे जो रीज़न्स हैं वो केतु के खराब होने के लक्षण होते हैं। और अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो उनके सकारात्मक प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। केतु अगर अच्छा है तो आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, संतान का भी सुख मिलता है, मकान, दुकान, वाहन
केतु जो होता है वो ध्वज के समान होता है। मंदिर पे जो ध्वज पताका लहराती है वो केतु ही होते हैं। शुभ केतु से व्यक्ति का रुतबा कायम रहता है। किसी किसी की कुंडली में यदि अशुभ प्रभाव इन सब चीज़ों पे मिल रहे हैं और यदि वो केतु के शुभ प्रभाव कर लेते हैं तो उसका खोया हुआ रुतबा वापस आ जाता है। ऐसे मेरे जीवन में प्रैक्टिकली मैंने बहुत लोगों के साथ होते हुए देखा है और परिवर्तन ला के दिखाया है। इन सब चीज़ों को अगर आप बहुत प्रभु को याद करते हुए, स्मरण करते हुए अगर उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप लोगों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव ज़रूर आएगा। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बात करेंगे। पहले हम लोग राहु के जैसे उपाय हैं। तो राहु जो होता है मैं आपको बताऊंगी कि ससुराल पक्ष का भी कारक होता है। ससुराल पक्ष का कारक यानी ससुराल से हमें अगर हम बिगाड़ के चलते हैं तो इसका मतलब राहु हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और माथे पे जैसे हमें चंदन का तिलक लगाएं, हमें ससुराल से बिगाड़ के नहीं चलना चाहिए। और जो शिखा हम लोग चोटी की बात करते हैं ना, सिर पे चोटी अगर जो इंसान पहले हम लोग रखते थे कि हाँ हमारे जेंट्स लोग जो हिंदू उसमें कि शिखा ये रखते थे, तो वो चोटी अगर रखते हैं तो वो भी राहु को बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए बाधित करती है। माथे पे हम लोग को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और भोजन कक्ष यानी कि रसोई में ही अगर हम भोजन करते हैं तो उससे हम लोग उसके प्रभाव में, उसके दुष्प्रभाव में कमी ला सकते हैं और उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हमारे। अगर जो लोगों का राहु ख़राब होता है तो मैं यही उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो रसोई घर में बैठ के भोजन करना शुरू कर दें, उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलने लगेंगे। इसके लिए आप लोग घर में ठोस चांदी का हाथी भी रख सकते हैं और माँ सरस्वती की आराधना करें। और गुरुदेव, क्योंकि गुरु अगर आप बैलेंस कर लेंगे, बृहस्पति देव बैलेंस कर लेंगे, मंदिर हर बृहस्पति को जाएं, केले का दान करें, सरस्वती माता की आराधना करें, इससे आपके केतु और राहु बैलेंस्ड होने शुरू हो जाएंगे। यकीनन आप कुछ नहीं, आप 43 दिन जिनके भी राहु खराब हैं 43 दिन आप मंदिर में जाके आप केले का दान कर दें, भगवान विष्णु के सामने नतमस्तक हो जाएं, उनसे प्रार्थना करें, तो आपको राहु के रिज़ल्ट्स इतने बढ़िया मिलने लगेंगे कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हाँ कैसे काया पलट हो गई। और वैसे ही केतु के अगर हम लोग बात करें, केतु जो है वो जो संतानें हैं वो केतु हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, केतु अगर अच्छे होंगे तो ही आपको संतान मिल पाएगी। संतान जो है वो केतु होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले आपकी जो संतान है ना उससे अच्छे संबंध रखने चाहिए, अन्यथा आप अपने केतु खुद खराब करने के ज़िम्मेदार होते हैं। भगवान गणेश की इसमें आराधना आपको केतु के बेस्ट रिजल्ट्स लाने के लिए गारंटीड, आप किसी भी कोने में कहीं पर भी चले जाएं, भगवान गणेश की आराधना अगर नहीं कर रहे हैं तो केतु आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकते हैं। आप जो 2 रंग के कुत्ते होते हैं उनको रोटी खिलाएं यदि जिनके केतु खराब हैं। कान छिदवाना भी बोलते हैं कुत्ता पालना, लेकिन कुत्ता पालना हर किसी को नहीं है और कान छिदवाना हर किसी को नहीं है। वो किस भाव में बैठे होते हैं, किस घर में केतु बैठे होते हैं, उसका रिज़ल्ट कैसा है, उन सब की डीप स्टडी करने के बाद ही ये सब चीज़ें लागू होती हैं। क्योंकि केतु किसी किसी घर में ऐसे बैठे होते हैं कि यदि आपने कुत्ता पाल लिया, कुत्ते की सेवा करी, कुत्ते को रोटी खिलाई तो आपके लिए बहुत ही नेगेटिव होता है। इसीलिए एक चीज़ों को निर्भर करके हमें आगे के रिजल्ट्स नहीं सोचने चाहिए, ठीक है। तो जिन किसी की कुंडली में इस हिसाब के अगर ये दोष होते हैं, उन सब चीज़ों को हमें बहुत सारे प्लैनेट्स जितने भी हमारे ग्रह हैं उन सबको डीपली स्टडी करके ही हमें रेमेडीज़ को फॉलो करना चाहिए। ये बेसिक रेमेडीज़ हैं, आप लोग देख सकेंगे कि हमारा किस हिसाब से राहु कहाँ बैठे हैं और किस हिसाब से क्या फल आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। राहु खाना नंबर 1, यदि अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि राहु आपका खाना नंबर 1 में, ये लग्न है राहु। यदि आपकी कुंडली में राहु पहले भाव में है, ठीक है, राहु अगर पहले भाव में है तो ये 7वां भाव होता है केतु का, केतु यहीं पर बैठे होंगे। यदि राहु आपके पहले भाव में है तो केतु 100% आपके 7वें भाव में होंगे। तो आप उपाय लिख लीजिए, सेव कर लीजिए कि आपको चांदी की ठोस गोली अपने पास रखनी है। जी हाँ, चांदी की ठोस गोली हमेशा अपने पर्स में रख लें, अपने पॉकेट में रख लें, जहाँ कहीं भी गुम ना हो सके वो और हमेशा आपके साथ रह सके। तो आप इसका उपाय ज़रूर करें। खाना नंबर 2, अब अगर राहु आपके
यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो आपके केतु कहाँ हो जाएंगे, मैंने कहा ना ठीक आमने सामने होते हैं। तो 7वां और 8वां ग्रह, 8वां ग्रह ये होता है घर, और यहाँ पर आपके केतु विराजमान होंगे, मीन्स आमने सामने हमेशा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग सब आगे बढ़ते चलेंगे। तो यदि आप कहीं पर भी देखेंगे, अपनी जन्म कुंडली उठा लीजिए कि राहु यदि 2 नंबर में, खाना नंबर 2 में है, तो इसमें क्या होगा कि केतु आपके 8 नंबर में होंगे। तो इसमें आपको क्या उपाय करना है, इसमें आपको उपाय करना है कि आपको 2 रंग का जो कंबल होता है वो आपको दान करना है। ठीक है, उससे आपको केतु और राहु दोनों के रिजल्ट्स में अच्छे मिलेंगे। तो 2 रंग का आपको कंबल, काला सफ़ेद ऐसे कंबल जो भी होते हैं वो आपको दान करने। कोशिश करिएगा अपना जन्मदिन हो, हर साल एक नियम बनाएं कि आप इसको दान कर सकें। खाना नंबर 3, यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में अगर राहु होते हैं तो केतु कहाँ बैठे होंगे, यदि यहाँ पर राहु बैठे होंगे, आपको समझने में आसानी होगी, ये 9वां भाव है, यहाँ पर केतु बैठे होंगे। ये जो भाव होता है भाग्य भाव होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है, हम लोग ग्रहों की अलग अलग बात करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकेंगे कि लग्न किस चीज़ के लिए होता है। सेकंड जैसे होता है कि धन, पैतृक संपत्ति, इन सब के लिए होता है। तो पराक्रम ग्रह वगैरह होता है। तो बहुत डीप स्टडी, मतलब मैं बहुत जल्दी में आपको सिर्फ उपाय, रेमेडीज़ बताने के लिए वीडियो मैंने आपको यहाँ पर बनाया है, ताकि आप लोगों को इजीली उन सब चीज़ों को फॉलो कर सकें। बाकी और चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो खाना नंबर 3 में यदि आपका राहु है तो 9 में केतु होगा, तो आपको सोना ज़रूर धारण करना है, और बाएँ हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोने का छल्ला पहने। ठीक है, और चने की दाल बहते पानी में बहाएं। ये बेस्ट रेमेडी होती है। क्या करना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, बाएं हाथ की कनिष्ठिका, बायां यानी लेफ्ट, उसमें आपको बाएं हाथ की कनिष्ठिका में आपको सोने का छल्ला पहनना है और चने की दाल बहते पानी में बहाएं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आपके चौथे भाग में अगर राहु हैं, चौथे में अगर भाव में राहु है तो 10वें भाव में आपके कहाँ, यहाँ पर केतु हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर राहु जो है, राहु यहाँ चौथे भाव के लिए हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन अब उनके साथ वो कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से ग्रह उनके साथ हैं, ये सब चीज़ें बहुत उस पर डिपेंड करती हैं। तो खाना नंबर 4 में राहु हैं, 10वें में केतु है, तो चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर के बाहर ज़मीन में दबा दें। चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर के बाहर ज़मीन में दबा दें। ठीक है, इसी हिसाब से, इसी क्रम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर पंचम में राहु हैं तो पंचम में राहु होने से और केतु कहाँ चले जाएंगे, ये पंचम है, यहाँ पे अगर राहु होते हैं तो केतु चले गए आपके आय भाव में। कहाँ चले गए, आय भाव में। तब आपको क्या करना है, तब यदि आपके पंचम भाव में है तो आपको घर में चांदी का ठोस हाथी रखना है, उससे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ठोस हाथी चांदी का रखने से आपको रिजल्ट्स बहुत मिलेंगे। छठा भाव शत्रु भाव, रोग, रिपु, इन सब के हैं, ऋण के, ये छठे से देखा जाता है। तो छठे में होगा तो आपके राहु होंगे, केतु होंगे यहाँ पर। ठीक है, व्यय भाव, 12वां भाव जो होता है व्यय भाव होता है। तो खाना नंबर 6 में यदि आपकी कुंडली में राहु होते हैं तो केतु होंगे 12वें में। तो आपको बहन की सेवा करना है, ताज़े फूल को अपने पास रखना है, कुत्ता पालना होता है, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, खाना नंबर 6 को मैंने आपको बता दिया। अब खाना नंबर 7 जो होता है राहु का, यहाँ पर जो है अगर राहु, तो केतु जस्ट सामने हो जाएंगे फर्स्ट नंबर में। ठीक है, तब इसमें आपको क्या करना है, खाना नंबर 7 जो होता है ये आपके विवाह का, आपका बिज़नेस का, व्यापार का, इन सब का होता है। इन सब चीज़ों से ही आप देख पाएंगे कि आप बिज़नेस करेंगे नहीं करेंगे, आपकी ससुराल कैसी मिलेगी, आपको बीवी कैसी मिलेगी, आपको पति कैसा मिलेगा, इन सब का विचार हमारा खाना नंबर 7 करता है। राहु अगर यहाँ पर होंगे तो केतु हमारे जस्ट सामने यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों को बहुत ही ईजी है समझना। ठीक है, तो अब खाना नंबर 7 में अगर केतु हैं और राहु हैं और पहले भाव में केतु हैं, तो लोहे की गोली को लाल रंग से रंग कर, एक छोटी सी लोहे की गोली हो, लाल रंग से उसे कलर कर लीजिए और अपने पास रखिए। और चांदी की डिब्बी में बहते पानी का जल भरकर, बहते पानी का यानी कि किसी भी गंगा नदी या शिप्रा नदी या
कोई यमुना नदी, कोई भी जल हो बहते पानी का, उसको चांदी के डिब्बी में पानी का जल भरकर उसमें चांदी का एक चौकोर छोटा सा टुकड़ा डाल के अपने पास हमेशा वो डिब्बी बंद करके घर में रखने की सलाह दी जाती है। और ध्यान रखने वाली बात है कि चांदी की डिब्बी में रखा हुआ जो जल है वो कभी भी सूखे ना, मतलब कि आप उसमें ऐड करते जाएं। ठीक है, अब इसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये चार्ट में वरना हौच पौच हो जाएगा, मैं ज़्यादा इसमें अब नहीं लिखूंगी। हम लोग आगे बढ़ेंगे खाना नंबर 8 में। 8 में अगर राहु है तो 8 में राहु अच्छे नहीं माने जाते हैं। अष्टम भाव के राहु, इसमें डीप चर्चा हम लोग आगे के वीडियोस में करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ रेमेडीज़ की बात कर रही हूँ। तो यदि अष्टम में आपके राहु हैं तो दूसरे भाव में आपके केतु होंगे, तो आप उपाय सिर्फ और सिर्फ करिए कि 800 ग्राम सिक्के, जो खोटे सिक्के होते हैं ना, 8 खोटे सिक्के, ठीक है, या 800 ग्राम सिक्के के 8 टुकड़े, यानी 800 ग्राम सिक्के करिए, उनके 8 टुकड़े करके बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। खाना नंबर 9, खाना नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं आपकी कुंडली में, तो केतु आपके तब होंगे तीसरे में। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है कि आपको चने की दाल प्रवाहित करनी है बहते पानी में और चांदी की ईंट बनवाकर घर में रखें। ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। खाना नंबर 9 के बाद हम लोग बढ़ेंगे खाना नंबर 10 की तरफ। खाना नंबर 10 में यदि आपके 10 होता है हमारा ये भाग्य, ये कर्म, भाग्य के में लिखा कर्म करेंगे, कर्म से हमारी आय आ रही है और फिर हम खर्चे करते हैं, आप ऐसे रिजल्ट समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कर्म भाव की। यदि कर्म भाव यानी दशम भाव में आपके राहु हैं तो केतु कहाँ बैठे होंगे? चौथे भाव में। इसमें हमें पीतल के बर्तन में बहती नदी का पानी या नहर का पानी भर के घर में रखना चाहिए। दशम भाव में अगर यदि राहु हैं तो पीतल के बर्तन में पानी भरकर, बहते नदी का पानी भर के जल भरकर हमें उसमें रखना चाहिए। उस पर चांदी का ढक्कन हो तो अति उत्तम होता है। पीतल के किसी बर्तन में, चाहे वो लोटा हो, ग्लास हो, उसमें चांदी का ढक्कन लगा होना चाहिए और बहते हुए पानी का जल, गंगा नदी, यमुना नदी, शिप्रा नदी, नर्मदा नदी, किसी का भी जल जहाँ पर अवेलेबल हो वो उसे भर के रखना और कभी भी सूखने नहीं देना है। इसी हिसाब से हम लोग आगे बात करेंगे कि यदि आपके 11वें घर में, यानी कि आपके आय वाले घर में, यदि आपके आय घर में यदि आपके है, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 11वें भाव में राहु होना, यहाँ पे उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 5वें भाव में केतु हैं तो आपको उपाय लेकिन करने, क्योंकि वो कौन सी राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे, उन सब चीज़ों से रिजल्ट अच्छे या बुरे जाने जाएंगे। आपको क्या करना है, इसमें रेमेडीज़ की हम बात करेंगे। यदि आपके राहु अगर 11वें घर में है तो आपको 400 ग्राम सिक्के के 10 टुकड़े करा के एक साथ बहते जल में प्रवाहित करना होगा। जी हाँ, 400 ग्राम यदि राहु यहाँ हैं तो आपको 400 ग्राम के सिक्के 10 पार्ट्स में, है ना, 10 पार्ट्स में करके आपको बहते जल में प्रवाह करना है। इसके अलावा 43 दिनों तक गाजर या मूली लेकर सोते समय सिरहाने रखकर सुबह मंदिर आदि पर दान करना है। 43 दिन लगातार आपने गाजर, जो जड़ वाली जो होती हैं, उनको गाजर या मूली ले लें, आप सोते समय अपने सिरहाने रखें और सुबह मंदिर में जाएं और उन्हें दान कर दें। ठीक है, ये सारे हमने रिजल्ट्स बताए थे आपको। और अब हम लास्ट में जाएंगे 12वें घर में, ये होता है हमारा व्यय भाव। अगर यहाँ पर राहु हैं तो केतु होंगे आपके 6ठे भाव में। ठीक है, तो आपको उसके लिए रेमेडीज़ क्या करनी है, आपको लाल रंग की बोरी के आकार की थैली बनाकर, ठीक है, लाल रंग की एक बोरी, मतलब बैग वगैरह कुछ लेंगे, आकार की थैली बनाकर उसमें सौंफ या खांड, ठीक है, भरकर सोने वाले कमरे में रखने चाहिए। कपड़ा चमकीला ना हो, केतु के लिए सोने के जेवर पहनना उत्तम होगा। ठीक है, ये सारी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों के लिए रेमेडीज़ बहुत फ़ायदेमंद होंगी, लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले मेरी बस यही है कि आप बाकी सारे ग्रहों को भी देख के चलेंगे तो हमारे लिए आगे तरक्की के मार्ग बहुत अच्छे से खुल सकेंगे। नमस्कार, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में, जिसमें हम लोग गहन चर्चा करेंगे अपने प्लैनेट्स की, ग्रहों की, कि हर एक ग्रह किस घर में बैठा है और उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। नमस्कार, मैं सुभद्रा कुंडली ज्ञान से।